दमदार 10 लेकर हाजिर हैं हम। जैसा आपको बता रहे थे कि तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे, आपको बताएंगे आखिर क्या है स्थिति खास तौर से कोरोना को लेकर। जी हां, इसी वक्त रोज हम आपके लिए दमदार 10 लेकर आते हैं, लेकिन आज ये रात 10 बजे का वक्त कुछ खास है, क्योंकि आज अभी से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। जी हां, दिल्ली में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 30 अप्रैल तक अब रोज रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या दिल्ली भी अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ी है? ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक। सूरत में शमशान घाट पर लंबी कतार, शवों को अंतिम संस्कार का इंतजार, चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट। कहीं शमशान घाटों पर वेटिंग के कारण एम्बुलेंस में शव, तो कहीं कार में कोरोना संक्रमित का शव। कोरोना के कारण कहीं ये हाल दिल्ली का भी ना हो जाए, इसलिए राजधानी में भी नाइट कर्फ्यू का आगाज हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन से पहले का अलर्ट है? या मुंबई के बाद दिल्ली में भी मिनी लॉकडाउन लगेगा? नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम इन्हीं सवालों की तफ्तीश करेंगे। साथ ही आपको दिल्ली के नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना का वो डराने वाला ग्राफ दिखाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सहमी हुई है। पॉजिटिविटी रेट 5% के पार चला गया है। सिर्फ 15 दिन के भीतर पॉजिटिविटी रेट 1.07% से बढ़कर 5.54% हो गया है। मौतों की संख्या भी बढ़ गई है। दिल्ली में करीब 15,000 एक्टिव केस हैं। इनमें आधे से ज्यादा होम आइसोलेशन में है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाना ये दिखाता है कि इन्फेक्शन मैनेज नहीं हो पा रहा। दिल्ली का स्वास्थ्य महकमा भी इस पर नजर बनाए हुए है। देखिएगा, ये पहला एक ही दिन है जो जिस दिन 5% को क्रॉस किया है, तो उसको देखना पड़ेगा कि भी लगातार 5 से ऊपर रहता है या डिप करता है। और पूरे देश में भी 5% से ज़्यादा ही चल रहा है, पर दिल्ली के अंदर 5% से ऊपर जाना बिल्कुल हम उसके पर निगाह बनाए हुए हैं और देखते हैं कि आजकल में ये डाउन जाता है या उतना ही रहता है। दिल्ली में संक्रमण की इसी बेकाबू रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को बेड बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। कई अस्पतालों में तो नए पेशेंट को एडमिट करने पर मनाही हो गई है। सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट को ही एडमिट किया जा रहा है। जो बहुत क्रिटिकल हैं उनको तो किसी हालत में भी एडमिशन रिड्यूस नहीं की जा सकती, चाहे उनको कोरोना है चाहे नहीं है। लेकिन जो बाकी रूटीन इलेक्टिव पेशेंट्स हैं जिनको कि डिले किया जा सकता है, उनको डेफिनेटली हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए रात 10 से सुबह 5 बजे का नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली सरकार की नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इस दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट रहेगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। मीडिया कर्मियों को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत है। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट है। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट है। वैलिड टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते रहेंगे, लेकिन इनमें उन्हीं लोगों को सफर करने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू से संक्रमण को रोकने में कितना फायदा होगा, आइए ये भी मेडिकल एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। होपफुली ये कर्फ्यू अगर लगेगा तो उससे हो सकता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है या इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है इस रैपिड स्पीड से, वो डिक्रीज़ हो जाए। रुकेगा तो नहीं ऑफ कोर्स, बट हो सकता है कि वो डिक्रीज़ हो जाए। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने और वायरस को मात देने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और अब इसी नाइट कर्फ्यू का लाइव इन्वेस्टिगेशन होगा न्यूज नेशन पर। तो यानी अब ये कहा जाए कि दिल्ली में आज से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों के चलते आज से 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा। स्थिति क्या है ये भी जरा जान लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली सरकार की तरफ से आज से जो फैसला लिया गया है वो दरअसल में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा, यानी 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आज से जो नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है, ग्राउंड जीरो पर उसका असर क्या है? हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा इस वक्त दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक विकास मार्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या वाकई नाइट कर्फ्यू का असर दिखना शुरू हो चुका है?
बिल्कुल अनुराग जी, तस्वीरों के माध्यम से दिखाते चलते हैं कार थ्रू करते हुए बाकायदा चलती गाड़ी से, ताकि तस्वीरें आप बाकायदा इस पूरी रोड की देख सकें। विकास मार्ग पर हम लोग मौजूद हैं और अभी दिल्ली पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो सायरन बजाते हुए यहां से निकली हैं और अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले की अगर बात करें तो काफी भीड़ इस सड़क पर दिखाई दे रही थी और काफी व्यस्त रहने वाले इलाकों में ये शुमार है, जैसा आपने अभी बताया भी। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि भीड़ जो है वो कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है, पूरी तरह से लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी फिलहाल स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ की जो दिल्ली पुलिस के जवान हो या और इसके अलावा प्रशासन के लोग हों रोकने के लिए लोगों को कि आप घर जाएं, अब नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, तो फिलहाल उस तरह की तस्वीरें जो हैं वो भी इस तरह की दिखाई नहीं देती। हाँ, हालांकि आज पहला दिन है, पहली शुरुआत है, 10 बजे का समय था और अभी वो समय की शुरुआत हुई है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक शुरुआत भर है। हालांकि लोग इसको लेकर बहुत अवेयर हैं क्योंकि यहां से बहुत मतलब तेजी में, हड़बड़ाहट में जो लोग हैं वो सफर करते हुए दिखाई दिए। सूरज, बहुत संक्षेप में 2 चीजें दर्शकों की जानकारी के लिए। पहला ये कि क्या अमूमन हर दिन रात को इतने बजे तक मार्केट बंद हो जाता है विकास मार्ग का, या आज जरूरत से ज्यादा सन्नाटा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं वक्त से पहले? साथ ही साथ क्या इतना ही ट्रैफिक रोज नजर आता है? जी अनुराग जी, इससे कहीं ज्यादा रहता है। गर्मियों के दिन है और 11 बजे तक कम से कम अच्छी खासी चहल पहल, अच्छी खासी रौनक जो है, जो दुकानें हैं कुछ कुछ वो भी खुली रहती हैं। विकास मार्ग का एरिया है, यहाँ पर दिल्ली की कहें तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी दिल्ली की नाइट लाइफ भी यहाँ पर देखी जाती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, लोग आते हैं, खाने पीने आते हैं, लेकिन उस तरह की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन सूरज, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में 5100 से ज्यादा मामले सामने आया, 5100 मामले अगर सामने आए हैं, यानी कि सख्ती की तरफ अब दिल्ली में भी प्रशासन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज तो फिर भी हमें ऐसा लग रहा है रास्ते पर गाड़ियां हैं, आने वाले वक्त में क्या और सख्ती बढ़ती जा सकती है जिस तरह से अभी स्थिति है? बिल्कुल, इसमें नैना, इसमें दौरा ही नहीं है। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, 5000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आना, नाइट कर्फ्यू को की एक शुरुआत जरूर की है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब लॉकडाउन लगा था भारत में, तब भी जनता कर्फ्यू एक दिन का महज जरूर सामने आया था और वहीं से वो शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में केसों की जैसे संख्या एकदम बढ़ती चली जा रही है, तो आने वाले दिन में किस करवट बैठेगा ये हिसाब, किस करवट जो है प्रशासन और ज्यादा सख्ती बरतेगा, इसको लेकर पहले से ही सचेत रहने की और उम्मीद लगाई जा सकती है। नैना जी बिल्कुल। सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वो जगह जो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है, कनॉट प्लेस, और सबसे हैपनिंग प्लेस माना जाता है। अवनीश, अगर रोज बात करें तो इस दौरान इस समय तो काफी हलचल रहती है। आज से जब नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ तो किस तरह का प्रभाव है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि 10 बजे का समय है और ये कनॉट प्लेस, इस समय हम इनर सर्कल में मौजूद हैं और ये आउटर सर्कल भी यहाँ नज़र आ रहा है। पूरा कनॉट प्लेस में सन्नाटा पसरा है। अभी यहाँ पे 9:45 बजे दिल्ली सरकार के जो एसडीएम थे और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर, उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला और पहले दिन फ्लैग मार्च का मकसद था कि लोगों को अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस जो नाइट कर्फ्यू है ये महामारी को रोकने के लिए है, इसमें सहयोग दें। और इसके बाद आप देखेंगे कनॉट प्लेस के रास्ते भी सुनसान हैं, सभी दुकानें बंद हो गई हैं। नहीं तो आमतौर पर 10 बजे तक यहाँ सड़कों पर चहल पहल होती है, जो कनॉट प्लेस के गलियारे हैं उनमें लोगों की चहल पहल होती थी। लेकिन इस समय जब पहला ही दिन है, पहली रात है कर्फ्यू की, तो यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। तो ये कनॉट प्लेस का नजारा है। और आप देखेंगे कि क्या रोड खाली दिल्ली है, के लोग पूरे जो खुद गलियारे हैं, जागरूक नागरिक के तौर पर, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सख्ती बढ़ती जा रही है, प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, आज क्योंकि पहली रात है नाइट कर्फ्यू की, तो अभी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार का कहना है कि हम अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कुछ जगहों से लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। इस समय जब हम कनॉट प्लेस में हैं, जब यहाँ दुकानदारों को समझाया गया तो लोगों ने खुद अपनी दुकानें बंद कर दी, तो जाहिर है कि लोग भी सहयोग कर रहे हैं। पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पुलिस को लग रहा है कि सख्ती की ज़रूरत होगी। हालांकि आज जब पुलिस की अनाउंसमेंट हो रही है तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका चालान होगा, उसके ऊपर 188 की कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अवनीश, इन कार्रवाइयों से लोग बचें और जिन्हें जरूरत है, जैसे
जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में अगर है, मान लीजिए किसी को जरूरत है इस दौरान निकलने की, तो उनको क्या उनके पास में होना चाहिए, क्या उनके लिए व्यवस्था है, किसी तरह के परमिशन लेटर की, ई पास की क्या व्यवस्था है, जरा ये भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल साफ है, जो भी लोग ज़रूरी सेवाओं में हैं, चाहे वो अस्पताल कर्मी है या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनका अगर आई कार्ड भी है तो उस आई कार्ड के जरिए वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ट्रैफिक के मूवमेंट पर रोक नहीं है। कोशिश ये है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ हो सकती है, चाहे वो रेस्तरां हो, बार हो, मार्केट हो, उनको खाली कराया जाए, उस जगह पर नाइट कर्फ्यू रखा जाए। लेकिन जो आवश्यक सेवाएँ हैं, अगर वो लोग अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो पुलिस उनको सहयोग करेगी, उनको आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो पास वाली व्यवस्था बनाई गई है, ई पास की, उसके लिए एक बाकायदा साइट बनाई गई है। हालांकि अभी अधिकारियों को ऐसी शिकायत मिल रही है कि जब एकाएक लोगों ने इस पर अप्लाई करना शुरू किया है तो वह साइट प्रॉपर काम नहीं कर रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द उसका भी समाधान खोज लिया जाएगा। लोगों को आसानी से ई पास उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि उसके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा, जो उसको योग्य होगा, उसे ई पास जरूर दिया जाएगा। और किसी भी तरीके की अफरा तफरी की आशंका इसलिए नहीं है कि जो पिछला अनुभव है सरकार का, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं तो उम्मीद वो की जा रही ज्यादा है कि इस बार चाक-चौबंद है। और किस तरीके से ई पास बनवाया जा सकता है, क्या कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है, न्यूज नेशन लगातार आपको अपडेट करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका भी जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है ना, जब दिल्ली के 65% जो आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स हैं वो भर चुके हैं, जब प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा की कमी आने वाले वक्त में हो सकती है, तो नाइट कर्फ्यू दे रहा है दुरुस्त है, सही फैसला। बिल्कुल, बहुत जरूरत भी है नाइट कर्फ्यू की, लेकिन इस नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग परेशानियों का सामना करने से बचें, उसके लिए क्या करना है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ई पास आपको बनवाना होगा, लेकिन ई पास कैसे होगा, कैसे बनेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है और ये 30 अप्रैल तक के लिए लागू है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। ऐसे में आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं ई पास इशू करने के। इसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट delhi.gov.in पर, और जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू क्लिक है टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 10 PM to 5 AM, ये यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी या अंग्रेजी किस भाषा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको किस चीज़ के लिए मदद चाहिए। तो आप इसमें यहाँ पर एरो पे जाएंगे और आप बताएंगे कि हमें ई पास चाहिए नाइट कर्फ्यू में ट्रैवल करने के लिए, और आप उसको सबमिट करिए। फिर उसके बाद आपसे जानकारी मांगी जाएगी जिसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सेंट्रल, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, कहाँ से आते हैं वो बताना है, एड्रेस कहाँ आप जाएंगे, क्या रहेगा एड्रेस ऑफ एंगेजमेंट। आप टाइप ऑफ सर्विस में देखिए ऑप्शंस हैं, शॉप डीलिंग विद फूड्स, बैंक है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीकॉम है, जो तमाम कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो आदमी है उसको लेके जाना है, आपको ड्रॉप करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ऑप्शंस आपके पास रखी हुई हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में लिस्ट की गई हैं, यानी कि जिन लोगों को पास मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको किस तारीख से ये इशू करवाना है, यानी आज रात से इशू करवाना है, और आपको बताएं आईडी प्रूफ देना होगा आपको अपना एक, जिसके अंदर आप विजिटिंग कार्ड, अपने बिजनेस का विजिटिंग कार्ड जो है वो भी लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलता है कि हाँ आप सेंट्रल सर्विस का हिस्सा है और आपको रात 10 से सुबह 5 तक ट्रैवल करना होगा, तो वो डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और उसके अलावा आपको बताएं कि आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ, जिसमें लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है आपका, और यहाँ पर अपना बिजनेस जिससे आप रिलेटेड हैं वो प्रूफ लगाने के बाद आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भी जानकारी गलत की या ई पास जो है वो गलत जानकारी देकर इशू करवाया, तो मैं भारतीय जो कानून के हिसाब से सेक्शन 177 और 191 इंडियन पीनल कोड के तहत मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब आप इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा, और वो कोड जो है उससे आप चेक करेंगे कि आपका ई पास जो है कितनी देर में इशू होने वाला है, क्या स्टेटस है, इसी वेबसाइट पर दोबारा आकर। वैसे कोशिश करें कि कर्फ्यू के दौरान आप बाहर ना निकले, क्योंकि यही एक बचाव है, लेकिन अगर जरूरत है तो ई पास आप बनवा सकते हैं। तो दिल्ली में तो नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, नाइट कर्फ्यू से कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो देश के दूसरे हिस्से हैं वहां पर भी वायरस खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 हफ्ते यानी अगला 1 महीना बेहद भारी गुजरने वाला है। पेंडेमिक का प्रभाव देश में बढ़ा है, राइज हुई है हमारे केसेस में, कि ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज़्यादा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी चेतावनी को सुना आपने? अगले 4 हफ्ते बेहद क्रिटिकल हैं। देश के कई हिस्सों में खतरनाक स्थिति हो चुकी है। यकीन ना हो तो सूरत से आई इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी है तो शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हैं। सूरत के अश्विनी शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत में कोरोना से रोज 3 से 8 लोगों की मौत हो रही है। अश्विनी कुमार मुक्तिधाम में रोजाना 80 डेड बॉडी आ रही है। इसी तरह जहांगीरपुर स्थित कुरुक्षेत्र मुक्तिधाम पर 30 से 35 बॉडी रोजाना आ रही है। पूरे गुजरात की बात करें तो यहाँ हर मिनट में 2 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने तो 3-4 दिन का कर्फ्यू लगाने का सुझाव भी दिया। आलम यह है कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अपने परिजनों की डेड बॉडी लेने के लिए लोगों को 2 से 4 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है। इस वक्त हम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो कोविड डेड बॉडी डिपार्टमेंट है वहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर घंटे 4 से 5 एम्बुलेंस आती है और सवेरे और शाम को यहाँ पर जो डेड बॉडी है जो कोविड की वजह से जिनकी मौत हुई है उन्हें ले जाती है। कुछ स्वजन आपको परिवार के रोते हुए भी नज़र आएंगे। काफ़ी परेशान लोग हैं क्योंकि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो तेजी से लोगों को अपनी जपेट में ले रही है। नेशनल लेवल पर भी कोरोना से हो रही मौतों का डराने वाला ग्राफ सामने आ रहा है। पिछले महीने एक हफ्ते में हुई औसतन मौतों की बात करें तो मार्च के पहले हफ्ते में आंकड़ा 97 का था, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में आंकड़ा 490 तक पहुंच गया। यानी एक हफ्ते में होने वाली औसतन मौतों में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये दावा किया गया कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और मौत के आंकड़े अभी भी दुनिया में सबसे कम है। लेकिन अब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चली है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है, इसीलिए आप भी 2 गज की दूरी और मास्क का पालन जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसे कड़ी सुरक्षा में पंजाब के रोपड़ से यूपी की बांदा जेल लेकर आया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है। ये NH 44 की तरफ जा रहा है। इसकी SUV के बीच में वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर मुख्तार अंसारी है और उससे पहले वज्र वाहन भी है। रोपड़ टू बांदा हाई वोल्टेज हंगामा। आगे आगे मुख्तार, पीछे पीछे मीडिया। यूपी पुलिस हमारे आगे चल रही है तो आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को लेकर जो है वो आगे आगे चल रही है। उसके पीछे जो काफिला है वो निकल रहा है यहाँ पर। दोपहर शुरू हुआ खेल, सुबह डॉन पहुंचेगा जेल। मंगलवार सुबह पंजाब की रोपड़ जेल पूरे देश की हेडलाइन बनी हुई थी। लंबी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पहुंची। कुछ वक्त फॉर्मेलिटीज में लगा और फिर मुख्तार कानून के सवालों का जवाब देने के लिए यूपी की बांदा जेल की तरफ बढ़ चला। मुख्तार अंसारी के साथ साथ जो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया है, बैठा गया है और उसके साथ 5 से 6 गाड़ियां जो है वो लगातार जो है यहाँ पर चल रही हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए यूपी पुलिस ने मानो पूरी पलटन भेज दी थी। तेज तर्रार अफसरों की अगुवाई में पुलिस की गाड़ियां थी। एक भारी भरकम वज्र वाहन था जो चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरा हुआ था और साथ में थी एम्बुलेंस, ताकि रास्ते में तबीयत खराब हुई तो मुख्तार को कहीं रोकना न पड़े। एक तरफ मुख्तार अंसारी पंजाब हरियाणा से होता हुआ यूपी की तरफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ बांदा में मुख्तार को लाने के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इंतजामों को धार दी जा रही थी। न्यूज नेशन को बांदा जेल में मुख्तार के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी मिली वो थी मुख्तार की तन्हाई बैरक। खबरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में तन्हाई बैरक में रखा जाएगा, यानी मुख्तार अंसारी के साथ कोई और कैदी नहीं रहेगा। इस बैरक के चारों तरफ जेल सिक्योरिटी और पुलिस का घेरा होगा। माफिया मुख्तार अंसारी को जब बांदा जेल लाया जाएगा तो उसको अंदर रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। 20 पुलिस वाले को, स्पेशल जो पुलिस फोर्स है, पुलिस के जवान हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर उनकी सुरक्षा में वो मौजूद होगा। जो सूत्र बताते हैं कि जो बाकी कैदी हैं उन कैदियों से इनको अलग रखा जाता है, इनकी अलग से सेल बनती है। पिछली बार जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में, बांदा जेल में बंद था तो 15 नंबर की बैरक में उसको रखा गया था, वो भी एक तन्हाई बैरक ही थी। कुछ वैसी तरह की इस बार भी तन्हाई बैरक उसके लिए स्पेशल तौर पर बनाई गई है।
न्यूज नेशन के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक मुख्तार की जेल सिक्योरिटी 3 घेरों की होगी। पहले घेरे में जेल वार्डन और स्टाफ की सिक्योरिटी होगी। दूसरे में सीसीटीवी होंगे जो मुख्तार अंसारी की बैरक पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए 5 पुलिस वालों की स्पेशल टीम तैयार कर दी गई है। तीसरे घेरे में होगी पुलिस की सिक्योरिटी, जिसमें 2 दरोगा और 20 सिपाही हर वक्त तैनात रहेंगे। दरअसल मुख्तार की इस टाइट सिक्योरिटी की एक बड़ी वजह अंसारी खानदान के आरोप हैं। अंसारी फैमिली बार बार मुख्तार की जान को खतरे की आशंका जता रही है। कि बीमार हैं, थोड़ा उसकी चिंता है। दूसरी चीज़ कि नीयत ठीक नहीं है इन लोगों की। उसी बांदा जेल में एक बार षड्यंत्र करके इनको चाय में जहर दे दिया गया था और ये मूर्छित हो गए थे और घंटों उसी हालत में इनको ले जाके लखनऊ में पीजीआई में भर्ती कराया गया, तब जान बच पाई थी। खराब तबीयत से लेकर पंजाब में केस। मुख्तार अंसारी ने यूपी से बचने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन मुख्तार का खेल खत्म हो गया है और उसका अगला ठिकाना है बांदा की जेल। टीम न्यूज नेशन। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को कल सुबह तक पहुंचा दिया जाएगा बांदा। और आइए अब देश और दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है, कौन खबरें सुर्खियां में बनी रही, देखते हैं। जी हाँ, जल्दी से आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 50 खबरें नेशन सुपरफास्ट। बंगाल में तीसरे दौर के मतदान के बीच कूच बिहार में गरजे मोदी, ममता को तुष्टिकरण पर घेरा। मोदी का ममता पर निशाना, कहा दीदी ने किया सेल्फ गोल, मुस्लिमों ने भी साथ छोड़ा। बंगाल में तीसरे दौर की वोटिंग में भी हिंसा। आरामबाग में टीएमसी के ब्लॉक सभापति की गाड़ी में तोड़फोड़। हुगली के गोघाट में बीजेपी वर्कर की मां की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। हावड़ा में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर हमला, पार्टी उम्मीदवार उमेश राय ने थाने में की शिकायत। तीसरे चरण में बंगाल और असम में बम्पर वोटिंग, बंगाल में 77 तो असम में 79% मतदान। तमिलनाडु में वोटिंग के दौरान सियासी बवाल, कोयम्बटूर में भिड़े डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ता। जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा नक्सलवाद जड़ से खत्म करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, सीआरपीएफ के मुंबई हेडक्वार्टर में आया धमकी भरा मेल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश को दी चुनौती। मनसुख हत्याकांड के आरोपी सचिन वाजे का एक और वीडियो आया सामने, 4 मार्च को पहुंचा था सीएसटी रेलवे स्टेशन। कोरोना रोकने के लिए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। 10 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगे आम लोग, आवश्यक सेवा से जुड़े लोग ही कर पाएंगे ट्रैवल। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय बंद करने का फैसला, कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पर नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, प्रवासियों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश। कर्नाटक में टूटा कोविड का कहर, एक दिन में 6150 केस, सिर्फ बेंगलुरु में 4266 संक्रमित। केरल में दर्ज हुए कोरोना के 3502 नए मामले, 14 लोगों की गई जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 18 साल से ऊपर के लोगों को जल्द वैक्सीन लगाने का दिया सुझाव। चेन्नई में कोविड मरीजों के लिए खास इंतजाम, शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में डलवाए गए वोट। मध्य प्रदेश के विदिशा में मास्क न पहनने वालों को मिली अनोखी सजा, पुलिस ने हाथों पर कोरोना दूत लिखवाया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के चलते गोरखपुर में भी उसका दिखा असर, मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अधिकतर बोगियां खाली। मुंबई में मिनी लॉकडाउन का कारोबार पर बुरा असर, जावेरी बाजार में दुकानों के शटर डाउन। महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस का विरोध, मुंबई में सड़क पर प्रदर्शन। अहमदाबाद में लॉकडाउन के डर से अफरा तफरी, किराना दुकान में उमड़े लोग। बॉलीवुड पर कोरोना का साया, अब एक्ट्रेस कटरीना कैफ हुई पॉजिटिव। कांग्रेस के बागियों पर बरसे हार्दिक पटेल, कहा पार्टी कमजोर करने वाले नेता अब कांग्रेस से बाहर। आज बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस, मोदी ने कहा हम किसी से कुछ नहीं छीनते, दूसरों को दिलाते हैं हक। जवान मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा ले जा रही है यूपी पुलिस, नॉन स्टॉप 12 घंटे का तय करेगी सफर। सरकार की सुरक्षा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, बाराबंकी के एम्बुलेंस में मौजूद है डॉन। उत्तराखंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का काम जारी, टिहरी और श्रीनगर में ऑपरेशन पूरा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, वन संरक्षण के चीफ को किया गया तलब। बीजापुर मुठभेड़ में नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट, 4 नक्सलियों के मारे जाने की बात कबूली। नक्सलियों ने रखी शर्त, कहा सरकार करे मध्यस्थों का ऐलान तो छोड़ेंगे अगवा किए गए जवान। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, जौनपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। अहमदाबाद में कोरोना से बदतर हुए हालात, सिविल अस्पताल में डेड बॉडी लेने के लिए 2 से 4 घंटे की वेटिंग। जम्मू में तेंदुए का उत्पात, 2 लोगों को घायल करने के बाद पिंजरे में कैद।
मध्य प्रदेश के गुना में सामने आई पति की हैवानियत, पत्नी को गर्म सलाखों से दागा। भिंड में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, बंदूक के दम पर लूट और मारपीट। और दमदार दस्त जारी है। और आइए अब आपको झूठ से बचाने वाली खबर दिखाते हैं। एक वीडियो में दो महिलाएं झगड़ा कर रही हैं, इनके बीच में पानी को लेकर लड़ाई हो रही है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो गुजरात का है। अब चूंकि भीषण गर्मी अभी आई नहीं है, ऐसे में दावे पर शक हुआ तो हमने इसकी पड़ताल की। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पानी के लिए गदर मचने का सच। बर्तन चल रहे हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, बाल पकड़कर खींचा जा रहा है। कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता। दोनों महिलाएं एक दूसरे को पछाड़ने में लगी है। मौके पर मौजूद कुछ महिलाएं बचाने के लिए आगे आती हैं, लेकिन मजाल है महासंग्राम इतनी आसानी से टल जाए। इस महिला ने काफी देर तक दूसरी महिला के बाल पकड़ रखे। हालांकि काफी समझाने के बाद इसने अपनी पकड़ ढीली की। 30 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दावा किया जा रहा है कि पानी भरने को लेकर संग्राम छिड़ गया। दावे के मुताबिक वायरल वीडियो गुजरात का है। दावा यह भी है कि गर्मी आने से पहले ही पानी की किल्लत शुरू हो गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, पानी के लिए हो रही है बहनों में लड़ाई। यह है गुजरात मॉडल की कड़वी सच्चाई। कुछ और यूजर्स ने इसी कैप्शन के साथ ट्विटर और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर किया है। गुजरात के कई इलाकों में पानी की किल्लत होती है, ये सच है, लेकिन अभी ना तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि पानी के लिए मारामारी मचे और ना ही 2021 में ऐसा कोई मामला सामने निकल कर आया है। अब इस वीडियो के जरिए प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं गुजरात मॉडल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लिहाजा सच सामने लाने के लिए हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की। हमारे सामने अहम सवाल ये था, क्या वायरल वीडियो गुजरात का है? अगर हाँ, तो क्या गर्मी आने से पहले ही पानी के लिए लड़ाइयाँ होने लगी? अगर नहीं, तो वायरल वीडियो पुराना तो नहीं। सच की तलाश में न्यूज नेशन संवाददाता पूरब पटेल ने वीडियो को लेकर जानकारी जुटाई, मगर सबने इसके गुजरात का होने का खंडन कर दिया। अब गुजरात का नहीं है तो फिर कहाँ का है वीडियो? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमने इंटरनेट पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। हमारी जांच जारी थी कि इसी दौरान एक ट्वीट मिला, जिसमें एक यूजर ने दावा किया, पन्ना जिले में पानी को लेकर महिलाओं में हुई जबरदस्त हाथापाई। एक दूसरे के सिर पर पानी वाले बर्तन से किया हमला। मलगन पंचायत का है मामला। वीडियो एक है, दो अलग अलग दावे। हालांकि वीडियो में जो अलग अलग लोकेशन बताई गई है वहां पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इस यूज़र ने मध्य प्रदेश के मलगन इलाके का जिक्र किया है, जिसके बाद न्यूज़ नेशन के स्थानीय संवाददाता ने बिना किसी देर के यहां के अधिकारियों से संपर्क साधा। सुनिए अधिकारियों ने क्या कहा। ये वीडियो मलगन का नहीं है, ये वीडियो कहीं और का है जिसको मलगन के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। और मेरा अनुरोध है कि इस तरह के वीडियोज़ कहीं और के वीडियो कहीं दूसरी जगह ना डाले जाएं, जिससे जनता में असंतोष फैलता है। अब तक इस सारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो का ना तो गुजरात से कनेक्शन है और ना ही मध्य प्रदेश से। जहां तक महिलाओं के पहनावे पर गौर करें तो उससे इसके राजस्थान का होने के ज़्यादा चांस है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि गुजरात में पानी के लिए गदर मचने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। इस वीडियो की सही लोकेशन सामने नहीं आ सकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं नेशन टॉप 10। हमारे लड़कों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ठीक है। चारों तरफ से, हर तरफ से भी हम लोगों ने फायर किया, ठीक है। थोड़ी ये फाइट लंबी चली, इसीलिए थोड़ी संख्या जो है हमारी जो है कुछ ज़्यादा हो गई। ये है सीआरपीएफ कोबरा के डिप्टी कमांडेंट संदीप द्विवेदी, जिनकी मुस्कुराहट के चर्चे आज हर तरफ है। 2 गोली लगने के बाद भी इनके चेहरे की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों है। रायपुर के अस्पताल में भर्ती संदीप ने बताया कि नक्सलियों ने कैसे छुपकर खूनी खेल खेला, लेकिन हमारे जवानों ने भी डटकर मुकाबला किया। संदीप का कहना है कि अब बस्तर को नक्सलियों से आजाद कराकर ही वो दम लेंगे। हंगामे और लाठीचार्ज की तस्वीरें हावड़ा के उलबेरिया की हैं, जहां तीसरे दौर की वोटिंग से पहले यहां टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिली।
हंगामे की तस्वीर आरामबाग से भी सामने आई, जहां टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला किया गया। लोगों ने सुजाता को लाठी लेकर दौड़ाया और वो खेतों के बीच भागती नजर आई। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। सुजाता बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। बंगाल का चुनाव सीधे सीधे ममता बनाम मोदी बन चुका है। कूच बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। पीएम मोदी ने यहाँ एक बार फिर से तुष्टीकरण को लेकर अपने ही अंदाज में दीदी पर निशाना साधा। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। मुंह पर मास्क, लंबी लाइन और अपनी बारी आने का इंतजार। ये तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां कोरोना का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल जैसे ही अहमदाबाद की कंपनी ज़ायडस ने कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर सस्ते में देने का ऐलान किया, वैसे ही अस्पताल के बाहर लोगों की लाइन लग गई। घंटों इंतजार के बाद अस्पताल के अंदर से सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर लोगों को यहाँ वैक्सीन दी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज भर रहा है। इन हेलीकॉप्टर से पानी बरसाकर उत्तराखंड में 40 से ज्यादा इलाकों में धधकते जंगलों की आग शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। टिहरी के बाद अब श्रीनगर के इलाके में एयर एक्शन पूरा हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक जहां हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है, तो वहां कामयाबी भी मिल रही है। बीच सड़क पर हंगामा हो गया, बेल्ट निकली और दनादन बरसानी शुरू कर दी। लोग समझाते रहे, लेकिन सिविल डिफेंस कर्मी पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब लोग इकट्ठा हुए तो सिविल डिफेंस कर्मियों को ही पीटने लगे। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां ग्रीन लाइट पर सिविल डिफेंस कर्मियों ने एक को चालान के लिए रोका, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। बहस हुई तो फिर बात बढ़ती चली गई। सीसीटीवी फुटेज में 16 कैदियों को भागते देखा जा सकता है। सभी कैदी दौड़ते हुए जेल से निकले और स्कॉर्पियो में बैठकर भाग गए। जोधपुर जिले के फलौदी की जेल से सोमवार रात 16 कैदियों के फरार होने का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसमें साफ नजर आ रहा है कि जेल ब्रेक की साजिश में सब कुछ प्लान्ड था, क्योंकि जेल से भागते हुए सभी 16 कैदी पहले से बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में आकर बैठ गए। इस पूरी घटना में सुरक्षा गार्डों की भी मिलीभगत की आशंका जाहिर की जा रही है। गुजरात में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते लोगों में लॉकडाउन की आशंका है। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। यहाँ लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि यहाँ लॉकडाउन की जरूरत है, जिसके बाद लोगों में लॉकडाउन का डर घर कर गया है और यही वजह है कि वो खरीदारी करने के लिए घर से निकल गए। हमने मोबाइल में ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा कि शायद आज रात से 4 दिन के लिए लॉकडाउन होने वाला है। इसके हिसाब से हमने वो सोचा कि ये ग्रोसरी खरीद लेते, फिर कुछ मिलेगा नहीं, कल से तो तकलीफ होगी। सड़क किनारे फुटपाथ के नजदीक एक बुजुर्ग कपल मॉर्निंग वॉक पर है। इतने में पीछे से एक कार आती है और दोनों को रौंद देती है। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 के एक सोसाइटी के बाहर की है। कार की टक्कर से 89 साल के बुजुर्ग और उनकी 62 साल की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद कार की ड्राइविंग सीट से व्हाइट टी शर्ट में एक युवती उतरती है। पुलिस ने कार चला रही इस युवती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती उसी सोसाइटी की रहने वाली है जिसमें मृतक दंपति रहा करता था। सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा जो मेरा हस्बैंड जो उनके पास है, उनकी कस्टडी में हमें उनको छुड़ाएं, उनको घर वापस भेजें, बस यही अपील है। ये महिला जम्मू के सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह की पत्नी है, जिनके पति छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के कायराना हमले के बाद लापता हैं। कमांडो की पत्नी ने अपने पति की रिहाई के लिए न्यूज नेशन से गुहार लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि उनके पति को अभिनंदन की तरह आजाद कराया जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की अच्छी खबर। आपने थाने में गुंडे बदमाश की पिटाई देखी होगी, शिकायतकर्ता और फरियादी को आते जाते भी देखा होगा, लेकिन एक थाने में छात्र पढ़ने आते हैं। जी हाँ, दिल्ली का ये एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां लगती है यूपीएससी परीक्षा की क्लास।
ये क्लासरूम लगी है दिल्ली के जामिया नगर थाने में, जहां यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग दी जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अंदर 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें एसी रूम है और वाईफाई की फैसिलिटी है। 10 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए यहाँ दिए हुए हैं। पहले यहाँ पर 12वीं तक के छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी, लेकिन यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले मनु क्लासेस की मदद से अब यहाँ यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पहला बैच शुरू कर दिया गया है। यूपीएससी क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया गया 2021 में और आज उसका पहला क्लास था और ये सेशन 1 से 1.5 घंटे की सेशन था, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली पुलिस ने एनजीओ की मदद से 2012 में इस लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। मकसद था अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बच्चों को शिक्षित करना। जामिया नगर थाना परिसर की ये लाइब्रेरी देश के किसी पुलिस थाने में बनी पहली पब्लिक लाइब्रेरी है। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। 10 में आप रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।